आज हमारे भी आई होगी ना, मुझे भी बना देना। गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में बताया था कि जब कभी कंपनी का समापन होता है तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है लिक्विडेटर के द्वारा, और उसके अंतर्गत लिस्ट ए से लेकर के जो आपकी लिस्ट जी तक है वो किस प्रकार से लिखी जाती है या किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, ये इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो लिस्ट एच है वह किस प्रकार से बनाई जाती है। तो लिस्ट एच के संबंध में आपको मैंने एक फॉर्मेट डाला हुआ है। ये एक्चुअली डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट कहलाता है, लेकिन ये अकाउंट के रूप में न प्रदर्शित करके हम एक स्टेटमेंट के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। और इसमें है ना, सबसे पहला आपको जो हेडिंग दिया हुआ है आइटम कंट्रीब्यूशन टू डेफिशिएंसी, मतलब वो कौन सी मदें हैं जो कि डेफिशिएंसी बनाने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वह होता है यदि हमारी कैपिटल लायबिलिटी हमारी एसेट्स से ज़्यादा हो जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत ये लिखा जाएगा, अर्थात व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी। यदि कैपिटल एंड लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा है तो वह डेफिशिएंसी का कारण बन जाता है। सेकंड, इसी प्रकार से यदि हमने किसी प्रकार के डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं या हमने डिविडेंड के बोनस के संबंध में कोई डिक्लेरेशन किया है और वह पेमेंट किया है तो वह भी डेफिशिएंसी का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार के हमारे ट्रेडिंग लॉसेज हुए हैं इस अवधि के अंतर्गत, तो जो ट्रेडिंग लॉसेज होंगे जो आपको बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, वो आपको डेफिशिएंसी का कारण बनेगा। इसी प्रकार से कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जो अदर देन बिजनेस होते हैं। अदर देन बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का जब रियलाइजेशन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बुक वैल्यू से यदि रियलाइजेशन वैल्यू कम है तो वह लॉसेज हो जाते हैं, तो ये अदर देन ट्रेडिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपके किसी प्रकार की कंटिजेंसी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है या एस्टिमेटेड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड हो गए हैं, तो ये सारी की सारी मदें क्या हैं, आपके डेफिशिएंसी क्रिएट करती हैं और इन मदों को आपको अलग से दिखाना है। उसमें से आपको सेकंड जो हेडिंग दिया हुआ है वह घटाना पड़ेगा। अगर जो सेकंड हेडिंग दिया हुआ है आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी और कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस, अर्थात ये कह रहा है कि यदि कंपनी में किसी प्रकार के सरप्लस बन रहे हैं तो वो कौन सी मदें हैं। तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है उसका अपोजिट पॉइंट ये है कि यदि हमारी एसेट्स हमारी कैपिटल और लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वह लिखी जानी है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम एच फॉर्मेट बना रहे हैं या एच अकाउंट बना रहे हैं तो या तो पहला पॉइंट आएगा या सातवां पॉइंट आएगा, क्योंकि जो पुरानी बैलेंस शीट होगी उसके आधार पे या कुछ जो पुराने आइटम होंगे उसके आधार पे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमें ये पता पड़ेगा या तो हमारी एसेट्स के ऊपर लायबिलिटी है या फिर लायबिलिटी के ऊपर एसेट्स है। यदि हमारी कैपिटल और लायबिलिटी एसेट्स के ऊपर है, मतलब ज़्यादा है, तो वह पहला मतलब ए फॉर्मेट में चला जाएगा जिसे हम डेफिशिएंसी में कहते हैं। और अगर हमारी एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी से ज़्यादा है तो वह हमारे सरप्लस में आ जाएगा, अर्थात सेवन्थ पॉइंट में आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास किसी प्रकार के प्रॉफिट पड़े हैं, किसी प्रकार के रिजर्व पड़े हैं, तो वह भी इसी के अंतर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार से कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो कि रियलाइजेशन से लाभ हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभों को भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो एच लिस्ट है उसके अंतर्गत आपको ऊपर की अंतर्गत सारे नेगेटिव आइटम लेने हैं और जो सेकंड 7वें पॉइंट से लेके 10वें पॉइंट तक जो दिया हुआ है वो सारे पॉजिटिव लेने हैं और दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। और इसके आधार पर आपको मैं एक दो क्वेश्चन भी करवा रही हूँ और क्वेश्चन के आधार पर आप ये देखिए कि जो आपके जो ये डेफिशिएंसी अकाउंट बना है जिसको आप एच लिस्ट में कह रही हैं, वह जो आपकी डेफिशिएंसी दिखाएगा
वह ठीक वैसी ही होनी चाहिए या उसका आंसर वही होना चाहिए जो आप स्टेटमेंट अफेयर में डेफिशिएंसी दिखा रही हैं। अर्थात आपके पास जो स्टेटमेंट अफेयर है उसमें आपको डेफिशिएंसी एच पर लिस्ट एच आंसर देना है। वह जो आंसर होगा वह आपका लिस्ट एच के अंतर्गत जो आंसर होगा वह सेम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। जैसे आप लोगों का ये पहला ही क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दे रहा है आपको जनरल कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित विवरणों से समापन आदेश की 31 मार्च 2016 को स्थिति विवरण और न्यूनतम खाता बनाइए। ये आपको दिया हुआ है। आप लोग ये देखेंगे कि सारे पॉइंट एक बार पढ़ के देखना पड़ेगा ताकि आपको ये भी पता पड़े कि कौन से सिक्योर्ड लोन है, कौन से अनसिक्योर्ड लोन है और कौन से प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर बन जाएंगे। इसी प्रकार से अगर फ्लोटिंग चार्ज है तो वह भी। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा या वर्किंग नोट ही बनाने पड़ेंगे। तो आप पढ़ के देखेंगे तो पहला पॉइंट दे रहा है आपको 10,000 इक्विटी शेयर एट द ₹5 कॉल डेट, फिर 10,000 6% प्रेफरेंशियल शेयर 10 रुपीज़। और इसमें ये कह रहा है कॉल्स इन एरियर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूसिंग 1,000 रुपये मिल पाएगा। फिर आपको कह रहा है 5% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेज अपॉन द होल ऑफ द एसेट्स। सारी एसेट्स पर आपके 5% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज में दिए हुए हैं। फिर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कॉस्ट एंड रियलाइज वैल्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी 17,500 इसकी कॉस्ट है या बुक वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है, बुक वैल्यू तो नहीं दी हुई है, कॉस्ट वैल्यू। और उसका रियलाइजिंग वैल्यू 15,000 दिया हुआ है। और ये आपके बी में आ जाएगा। इसी प्रकार से पार्टली वाला जो दे रहा है वह भी आपके 5,000 10,000 दे रहा है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे रहा है आपको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 दे रहा है। बीपी अनसिक्योर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चले जाएंगे। फिर बीआर बिल डिस्काउंटेड 5,000 बेड। और फिर आपको ये दे रहा है बुक डेब्ट्स, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहले ए लिस्ट ले लीजिए। ए लिस्ट में वो संपत्तियाँ लेनी है जिस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का मॉर्गेज नहीं है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड आ जाएगा, फिर बीआर आ जाएगा। बुक डेब्ट्स में देखो आपके बुक डेब्ट्स में गुड 5,000 है और डाउटफुल में है ना 3,500 हैं, तो उसका 50% वसूल होगा। तो 1,750, 5,000 में 1,750 जोड़ दीजिए तो 6,750। फिर अनपेड कॉल जो दी हुई है आपको, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर के संबंध में कॉल्स एरियर 2,000 है लेकिन उसमें से आपको 1,000 मिलने की संभावना है, तो जो 1,000 मिलने की संभावना है वह 1,000 ही लिखनी है। फिर स्टॉक एंड ट्रेड, फिर लैंड एंड बिल्डिंग आप देखना रियलाइजेशन वैल्यू लिखनी है आपको। और इसी प्रकार से मशीन एंड टूल्स, इसकी भी रियलाइजेशन वैल्यू लिखनी है जो आपके 20,000 और 50,000 दी है। तो इस प्रकार से लिस्ट ए के अंतर्गत आपकी टोटल एसेट्स हो गई 86,300। अब लिस्ट बी में आपको मैंने बताया था कि सिक्योर्ड पार्टली हो चाहे फुल्ली हो, दोनों देने हैं। तो आपको ये 6th पॉइंट दे रहा है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर और 17,500 रियलाइजेशन वैल्यू है और 15,000 आपके क्रेडिटर हैं। तो आपका सरप्लस बचेगा 2,500। ये 2,500 वापस ए लिस्ट में बाद में जोड़ देना। इसके बाद में पार्टली सिक्योर्ड दे रहा है तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू दे रहा है 5,000 और है ना हमारे क्रेडिटर हैं 10,000। तो आपके 5,000 का डेफिशिएंसी हो रही है सी में, तो ये हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर में चल जाएंगे। ये दोनों बात अच्छे से समझिए। अगर सरप्लस बचता है तो ए लिस्ट में जुड़ जाएगा 2,500 रुपये और सरप्लस न बचकर डेफिशिएंसी बचती है तो वह आपके अनसिक्योर क्रेडिटर में आगे चल के 5,000 जुड़ जाएंगे। फिर आपकी जो ए लिस्ट में 86,300 है उसमें 2,500 जोड़ दीजिए तो आपके है ना टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अदर क्रेडिटर के लिए 88,800 बच गए। अब आप ये देखिए कि आपकी जो ग्रॉस हमारी टोटल एसेट्स कितनी हैं। ग्रॉस टोटल एसेट्स जो थी वह हमारी 86,300 आई है, 86,300 आई है। और आपकी जो ए और बी लिस्ट के अंतर्गत जो एसेट्स जो थी वह 22,500। तो हमें ग्रॉस एसेट्स में
केवल रियलाइजेशन वैल्यू लेनी है। रियलाइजेशन वैल्यू जो ए लिस्ट में आई है और बी लिस्ट में। ए लिस्ट में 86,300 है और बी में 22,500। तो टोटल हमारे पास एसेट्स है 1,08,000। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप इधर आ जाइए, लिस्ट सी में आ जाइए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो दिए हुए हैं बुक के अंतर्गत 3,000 दिए हुए हैं, तो 88,800 हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं। उसमें से 3,000 घटा दीजिए और उसके बाद में 85,800 आ गए। अब इस पे है ना 85,800 जितनी भी संपत्ति है उस पर आपके फ्लोटिंग चार्ज दे रहा है। फ्लोटिंग चार्ज दिए हुए हैं 75,000 के, तो 75,000 फ्लोटिंग चार्जेज को घटा दीजिए। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी या सरप्लस अवेलेबल केवल 10,800 रहे हैं। इसमें से हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर घटा देंगे। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 5,000 आपके बी लिस्ट से आए हैं। बीपी दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहा है और लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड 5,000 आपको दिया हुआ है। अब जहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स रिसीवेबल के नीचे दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 1,00,000 रुपये। लेकिन 1,00,000 रुपये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, लेकिन हमारे पास सरप्लस 10,800 बचा। तो हमारे पास नेगेटिव आंसर अभी से ही आ गया है। जो डेफिशिएंसी दर्शा रहा है, डेफिशिएंसी 89,200 ये दर्शाई है। फिर आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं 1,00,000 रुपये के और इक्विटी शेयर्स जो हैं आपके 49,000 के। तो ये आपके मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले थ्योरी में कि आपकी अगर नेगेटिव आंसर आते हैं तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों के दोनों इसमें जुड़ जाएंगे। तो हमारी टोटल डेफिशिएंसी 2,38,200 बनी है। अब ये 2,38,200 वेरीफाई करने के लिए या हम ये कहते हैं कि हमें लिस्ट एच बनानी है। लिस्ट एच के अंतर्गत आप आ जाइए। आपको ये दे रहा है लिस्ट एच में कि आपकी एक्सेस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखेंगी और या फिर आप ये बना के देखेंगे या नीचे आपको दे रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग 96,000 और ये आपको कह रहा है 1,96,950। ये आपका एसेट्स के ऊपर लाइबिलिटी और कैपिटल की ओवर है 1,96,950। इसके बाद में किसी प्रकार के डिविडेंड के डिक्लेरेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। और जो आपको कह रहा है कि 96,000 क्वेश्चन के अनुसार P&L का डेबिट बैलेंस दे रहा है 96,000, वो 96,000 लिख दो। और रियलाइजेशन से जो लॉसेज हुए हैं बुक डेप्स 4,750, स्टॉक जो 5,000 कम मिला, लैंड एंड बिल्डिंग में 25,000 कम मिले, मशीन एंड टूल्स में 1,500 कम मिले और आपके लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 5,000 थे। इन सब की टोटल लगा लीजिए और यदि किसी प्रकार का रिजर्व या क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L होता तो वह सरप्लस दिखाता, वो दोनों नहीं है। तो आपकी टोटल डेफिशिएंसी 2,38,200। अब आप लोग ने स्टेटमेंट अफेयर जो बनाया है उससे टैली करेंगे, 2,38,200 ही आने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।